जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो आज साइंस का वीकली टेस्ट हुआ है उसका सब्जेक्टिव का आंसर की लेकर आए हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी जो परीक्षा की तैयारी है वो अच्छे से हो पाए। आप लोगों ने कहा भैया मैंने आज वीकली टेस्ट दे दिया है, और आप लोगों ने जितना भी सब्जेक्टिव का क्वेश्चन मुझे व्हाट्सअप किया था कि भैया ये सवाल जो है सब्जेक्टिव में आया था, इसका आंसर की बता दीजिए ताकि हम लोग अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाए। क्योंकि जो वीकली टेस्ट में सवाल आता है उसका जो है 80% चांस होता है कि वो आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछा जाए। तो हम जो है आज टोटल जितने भी सवाल आप लोगों ने भेजे थे मुझे, सभी का आंसर की हम लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग मिला लीजिए, और जिसके पास नोट्स नहीं है वो नोट भी कर लेंगे ताकि आप लोग की एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी से, और चैनल पे पहली बार आए तो फिर से कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना आपकी परीक्षा की तैयारी जो है वो अधूरी रह जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोगों ने भेजा था कि प्रतिवर्ती क्रिया एवं टहलने में क्या अंतर है। तो देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में मुख्य अंतर होता है। कौन कौन सा अंतर होता है चलिए देखते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया एक स्वचालित प्रतिक्रिया है जो तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होती है, जिसमें मस्तिष्क की भागीदारी नहीं होती है। यह एक त्वरित और अनैच्छिक प्रतिक्रिया होती है जो शरीर को खतरे से बचाने या संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। ठीक है, ये हो गया प्रतिवर्ती क्रिया। दूसरी ओर टहलना एक स्वैच्छिक क्रिया है, यानी कि अपने स्वेच्छा से करने वाली क्रिया है, जिसमें मस्तिष्क की भागीदारी होती है, यानी मस्तिष्क उसमें शामिल होता है। यह एक जानबूझकर की जाने वाली गतिविधि है जिसमें व्यक्ति अपने पैरों को आगे बढ़ाता है और अपने शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। ठीक है, संक्षेप में प्रतिवर्ती क्रिया एक स्वचालित प्रतिक्रिया है जबकि टहलना एक स्वैच्छिक क्रिया है। तो ये तो उसके पहला का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा में आते हैं। दूसरा सवाल आप लोगों ने भेजा था कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र और इसका दो उपयोग लिखने के लिए आया था। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसका नाम हो गया। बेकिंग सोडा का दो उपयोग आपको लिखना था खाना पकाने में। बेकिंग सोडा का उपयोग बेक्ड सामग्रियों, यानी कि जो बेकरी होता है ना, बिस्किट पावरोटी ये सब जो बनता है, जैसे केक कुकीज और रोटी में किया जाता है, जो उन्हें फूलने में मदद करता है, यानी उसको फुलाता है। उसका काम क्या है? फुलाना। घरेलू साफ सफाई में बेकिंग सोडा का उपयोग घरेलू साफ सफाई एवं प्राकृतिक क्लीनर के रूप में किया जाता है, जैसा कि सिंक और टॉयलेट को साफ करने के लिए। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल आप लोगों ने पूछा था कि उदासीन अभिक्रिया क्या है, इसके दो उदाहरण देना था। तो उदासीन अभिक्रिया, ठीक है, एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक अम्ल और एक क्षार, देखिए अम्ल को अंग्रेजी में एसिड और क्षार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं, एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और एक लवण यानी कि साल्ट और पानी बनाते हैं। ठीक है, उदासीन अभिक्रिया के दो उदाहरण, अब हम लोग दो उदाहरण देंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का अभिक्रिया को दर्शाया गया है। इसके बाद NaCl बनेगा और जल बनेगा। इसको आप H2O ऐसे लिखना, ये तो टाइपिंग में ऐसा ही लिखाता है, लेकिन आप लोग उस तरह सुधार कर लेना। इस अभिक्रिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक और पानी बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। सल्फ्यूरिक एसिड, अब सल्फ्यूरिक एसिड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया, मैंने दो उदाहरण देना था ना, तो अब यहाँ पर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया यानी कि H2SO4, इसको ऐसे लिखिएगा। ठीक है, हमारा जैसे लिखा है वैसे मत लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा। ठीक है, H2SO4 और उसके बाद 2KOH जैसे है वैसे रहेगा। उसके बाद है K2SO4, उसके बाद इसको इस तरह से लिखिएगा K2SO4। ठीक है, इस तरह से लिखना है। उसके बाद 2 बड़ा रहेगा, उसके बाद H2O इस तरह से लिखिएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से लिख लीजिएगा। चलिए, इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक एसिड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और पोटासियम सल्फेट और पानी बनाते हैं। पानी यानी कि जल, यानी कि H2O। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल आप लोगों ने पूछा कि भैया ये सवाल आया था कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्या अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए ना कि जल को अम्ल में। ठीक है, चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। जब अम्ल को तनुकृत करते समय यह अनुशंसित किया जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए ना कि जल को अम्ल में। इसका कारण यह है, क्या कारण है इसका, देखिए तापमान में वृद्धि। अम्ल और जल के मिश्रण के दौरान तापमान में वृद्धि होती है जो अम्ल को अम्ल में मिलाने से अधिक होती है। यदि जल को अम्ल में मिलाया जाता है तो तापमान में अचानक वृद्धि हो सकती है जिससे विस्फोट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सुरक्षा कारण। अम्ल को जल में मिलाने से अम्ल की सांद्रता कम हो जाती है जिससे ये कम खतरनाक हो जाता है। यदि जल को अम्ल में मिलाया जाए तो अम्ल की सांद्रता अधिक हो जा सकती है जिससे ये अधिक खतरनाक हो सकता है। ठीक है, ये इसलिए अम्ल को जल में मिलाना सुरक्षित और अनुशंसित तरीका है।
चलिए अगला सवाल आप लोगों ने कहा भैया ये वाला सवाल आया था, इसका भी आंसर दे दीजिए। तो क्लोर क्षार, चर नहीं होगा, क्षार होगा, ठीक है, स्पेलिंग सही। क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं? क्षार इस तरह से है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। क्लोर, इसे निर्मित होने के लिए उत्पादों के नाम प्रत्येक के 2 उदाहरण लिखना है, ठीक है। क्लोर क्षार, क्षार, ठीक है। क्लोर क्षार अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्लोरीन गैस को जल में मिलाकर क्लोरस एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया जाता है, ठीक है। क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्षार कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लोर क्षार अभिक्रिया को निर्मित होने वाले उत्पाद कौन कौन से हो जाएगा? हाइपोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड के 2 उदाहरण, अब आपको यहाँ पे 2 उदाहरण देता था तो यहाँ पे दे दिएगा जल के शुद्धिकरण, ठीक है। यहाँ पे देखिए जल के शुद्धिकरण, हाइपोक्लोरस एसिड का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है जो जल में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं और वायरस को नष्ट करता है। दूसरा आपको उदाहरण देना था कीटनाशक में, ठीक है। हाइपोक्लोरस एसिड का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है जो सतहों से कीटाणु मुक्त करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 2 उपयोग, अब हाइड्रोक्लोरिक का 2 उपयोग बताएंगे। खाना पकाने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग खाना पकाने में किया जाता है जो भोजन को नरम और पचाने में आसान बनाता है। उसके बाद औद्योगिक उपयोग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग औद्योगिक उपयोग में किया जाता है जैसे कि धातु की साफ सफाई और प्रोसेसिंग में, ठीक है। ये तो हो गया। इसके बाद आप लोगों ने कहा कि भैया ये वाला सवाल आया, इसका भी आंसर बता दीजिए कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण देकर समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? तो चलिए बताते हैं। उत्तर में आपको लिखना था कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ध्यान रखिएगा। यह अभिक्रिया एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है जिसमें धातु अम्ल से हाइड्रोजन आयनों को विस्थापित कर देता है, ठीक है। उदाहरण के लिए ये धातु लिए जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया, यानी पहले धातु लिए फिर अम्ल लिए। अब इन दोनों का अभिक्रिया करेंगे तो जिंक जो है इसके साथ क्या बना? जिंक क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस देखिए यहाँ पे मुक्त हो गया, ठीक है। अब देखिए इस अभिक्रिया में जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हाइड्रोजन आयनों को विस्थापित करता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की जांच करने के लिए आप निम्नलिखित तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप हो गया है, यहाँ पे लिखिएगा हम, ठीक है। आप काट दीजिए, यहाँ पे लिखिएगा हम। निम्नलिखित तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जलने की जांच, सबसे पहले जो जलने की जांच, हाइड्रोजन गैस को जलाने पर यह विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न करती है और एक नीली लौ पैदा करती है। पोटासियम मैग्नेट का उपयोग, पोटासियम मैग्नेट को हाइड्रोजन गैस के संपर्क में लाने पर यह रंगहीन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका पैलेडियम का उपयोग। पैलेडियम हाइड्रोजन गैस को अवशोषित करता है और इसकी उपस्थिति को क्या करेगा? दर्शाएगा। तो ये था आज का सारा सब्जेक्टिव का आंसर की। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारी मेहनत और आपका वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक आप लोग कर दीजिएगा। और आप लोग किस ज़िला से हैं, बिलोंग करते हैं, तो प्लीज़ हमें अपने ज़िला का नाम जरूर टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कम से कम इतना तो कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे वीडियोस को देखते हैं। वीडियो को लाइक, सभी दोस्तों को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन या फिर व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।